नमस्कार दोस्तों, नागरिक ठिकाना .com के इस विशेष फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक खास शख्सियत है और 2021 विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, वह उन चुनावों को लेकर के ये बहुत खास मौका है, क्योंकि हम अपने साक्षात्कारों के सिलसिले को अब शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारे साथ में लंबे समय तक कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके नदीम अशरफ जायसी साहब हैं, जो अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी हैं। और वे इस विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की पंचायत चुनाव में क्या भूमिका हो सकती है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। और हम आज उनसे बातचीत करेंगे उनके राजनीतिक जीवन, उनके आगामी कार्यक्रमों और उन सारे मुद्दों पर जिन पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अब काम करेगी। तो जायसी साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब से हुई? धन्यवाद ऋषि जी, मुझे अवसर देने के लिए कि मैं अपनी बात ये लोगों से रख सकूं। 1989 में 1989 में मैं ब्लॉक यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, जो छोटी यूनिट सबसे होती है जी। और 2001 में मैं प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, जब ये डिवाइड नहीं हुआ था कांग्रेस में। जी। पूरी यूपी का मैं प्रेसिडेंट बना। जी जी। और 2007 तक मैं रहा। तो 2007 में चुनावों से पहले बिना शर्त मैंने बीएसपी ज्वाइन की और बहरहाल उन्होंने मुझे राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया, 2012 का टिकट भी दिया। मैं 2016 तक वहाँ रहा, फिर कांग्रेस ने संपर्क साधे, फिर मैं वापस गया। और 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जो भी मुझसे बन पड़ता था, मैंने पूरी ताकत लगाई। जायस में जो नगर पालिका है, 21 बूथ हैं, इसमें से 19 पर उनको 75% राहुल जी को वोट मिले थे। और संजय सिंह जी जो इनके सांसद थे अमेठी, उनके चारों बूथ की जमानत जब्त थी। उनके एमएलसी हैं, उनके दोनों बूथ पर इनकी जमानत जब्त थी। उनके जो जिला अध्यक्ष हैं वहाँ भी आ रहे थे। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरा फैसला कांग्रेस में वापसी का उचित नहीं था और मैंने पिछली 23 फरवरी को, एक वर्ष को, मैंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। जी। यहाँ भी बिना शर्त ही मैं आया। जी। पार्टी ने मुझे 1 महीने के अंदर ही यहाँ का प्रदेश का सह प्रभारी बनाया। तो मैं लगातार पूरे प्रदेश में, क्योंकि मेरे यहाँ आने पे जो मैं राजनीति में जो मैं तलाश कर रहा था कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से जन सेवा की जा सके। जी। मुझे उचित पार्टी भी लगी और जिनमें पे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का भार है संजय सिंह जी, उनसे भी मैं प्रभावित हुआ कि नहीं, वो मन से कुछ करने के लिए ही और जनता की भलाई के लिए लड़ाई थी। इसलिए कि आम आदमी पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए यहाँ नहीं आई है जी। न दिल्ली में वो आई। हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ पर धर्म, जात, मंदिर, मस्जिद, बिरादरियाँ, इनकी बात न होकर के, भाषा की बात न होकर, आदमी के पहनावे की बात न होकर, आदमी के खान पान पे बात न होकर के, बात अच्छी स्कूल की हो, बिजली फ्री हो गरीबों को, पानी फ्री हो गरीबों को, सड़कें बने, अच्छे अस्पताल बने जहाँ पे फ्री में उनका इलाज हो सके, किसानों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें सस्ती मिलें और उनके गले का उचित मूल्य मिले। ये तमाम मुद्दों पे हम लोग तो कांग्रेस में आपकी दिक्कत किससे थी, या प्रदेश नेतृत्व के साथ में कोई समस्या थी आपकी, या किस स्तर पर आपको समस्या हुई? नहीं, कभी भी मुझे किसी भी नेता से कोई दिक्कत नहीं रही। और दरअसल मैं गांधी परिवार से भी कोई शिकायत नहीं। हर बड़े नेता के साथ जिनको ज़मीनी हकीकत नहीं मालूम होती है, एक कोटरी हो जाती है जो अपने हिसाब से अपने लाभ और हानि को देखते हुए नेता को फीडबैक देती है। हो सकता है कि उन लोगों को मेरा रहना ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही हो, मेरा चला जाना ही उनको पार्टी से अच्छा लगता था। नहीं, तो जैसे 2019 लोकसभा चुनाव की आप बता रहे हैं कि आपके जो बूथ जायज के थे वहाँ पे राहुल गांधी का प्रदर्शन अच्छा था, तो क्या आपको ये लगता है कि राहुल गांधी वहाँ की जमीनी हकीकत और वहाँ के जमीनी नेताओं को नहीं समझ पाए थे? राहुल जी एक भले आदमी हैं, लेकिन अब राजनीतिक समझ होना और भला होना एक अलग चीज़ होती है। जी। उनके पास इतना समय होता है, वरना शायद वो इतना समय दे भी पाते हैं। जो उनको बताया जाता है, उनकी जो आंखें हैं जिनके द्वारा देखते हैं, वो उनके अपने टीम के लोग होते हैं। शायद वो आंखें दुरुस्त नहीं है जिनके माध्यम से वो देखना चाहते हैं, उनको वो चीज़ जो हकीकत नहीं देख पाए, वरना इतना बड़ा नेता और वो उस क्षेत्र में
जहाँ पर लगातार काम करता रहा वहाँ पर चुनाव हार जाए, जी जी। बड़ा अप्रत्याशित था। हम्म। मुझे तो लगता है उनकी टीम ही, कुछ लोगों आपसी लड़ाइयाँ थी जो एक टीम दूसरी टीम को कमज़ोर करना चाहती थी, तो वो मार्जिन घटा रहे थे सब मिल करके जी जी। कि राहुल जी की मार्जिन घट जाएगा तो ये आदमी यहाँ से हटा दिया जाएगा, और वो हम्म। सब में घटाने में लग गए, यहाँ तक घट गया कि वो ये चुनाव हार हार गए। तो आम आदमी पार्टी की अभी फिलहाल तैयारी क्या चल रही है? हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जिलों का संगठन कंप्लीट कर लिया है। जी। विधानसभा की कमेटियां हमारी बन गई हैं, हम्म। हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट बन गए, उनकी कमेटियां कुछ जगह बन गई हैं, कुछ जगह भी बाकी हैं। जी जी। इसके बाद हम लोग बूथ पे काम करेंगे। हम्म। इसी बीच पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया, और चूंकि हम 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, जी जी। और जनता से जुड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि हम पंचायत के चुनाव में भी दिलचस्पी लें। लगभग 3000 के करीब जिला पंचायत की सीटें हैं। हमारी तैयारी 2200 से ज़्यादा सीटों पे हमने प्रत्याशी चयन भी कर लिया है। तो झाड़ू चुनाव निशान होगा उनके पास? हम लोग यही चाहते थे, हमारी मांग भी यही थी, लेकिन शायद सरकार डर गई कि अगले वर्ष जो विधानसभा का चुनाव है, सिंबल पे चुनाव होने में रिजल्ट पता नहीं क्या है, तो उन्होंने फिर स्थगित कर दिया है। पहले भी कभी सिंबल पे नहीं हुआ था, इस बार ये उम्मीद थी, क्योंकि सरकार ने कहा था कि सिंबल पे चुनाव कराए जाएंगे। हम लोग आशा करते थे और ये चाहते भी थे कि सिंबल पे चुनाव हो, लेकिन इस बार भी सिंबल पे चुनाव नहीं हो रहा है। हम प्रत्याशियों का नाम अनाउंस करेंगे और समर्थन करेंगे उनको। जी। तो आम आदमी पार्टी तो शहरी पार्टी बोली जाती है, गांवों में किस तरह से आपको उम्मीद है कि लोग, क्योंकि उनका आंदोलन से लेकर के आम आदमी पार्टी का गठन और दिल्ली में उनकी सरकार, आमतौर से ये मतलब भावना बनी हुई है कि ये शहरी पार्टी है। इसलिए ऐसा नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि शहर के लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं, इसलिए हम उन तक जल्दी पहुंच गए। ऐसा नहीं है गांव के लोग शहरों से कम समझदार नहीं होते हैं, अवेयरनेस कम होती है, इसलिए उन तक देर तक खबर पहुंचती है। लेकिन अब सोशल मीडिया ने और आप लोगों ने हम लोगों की पहुंच वहां तक करा दी है। अब वहाँ गांव का भी आदमी चाहता है कि नहीं, केजरीवाल मॉडल, दिल्ली मॉडल। प्रतिक्रिया क्या होती है जब आप लोगों से मिलते हैं? अभी मैं कल भी मैनपुरी में था। अच्छा। मैंने सिर्फ संगठन की बैठक बुलाई थी, उसमें 70 से 80 लोग थे, ये संगठन के लोग थे। अच्छा। और जिन्होंने पूरी तैयारी, उनके यहाँ 30 वार्ड हैं जिला पंचायत के, 30 वार्ड की पूरी उन्होंने स्क्रीनिंग कर रखी थी। एक एक वार्ड से 4-4, 5-5 कैंडिडेट हमारे पास हैं जी। और मैनपुरी वगैरह वो इलाका कहलाता है जो समाजवादी पार्टी के गढ़ कहलाता है। अगर वहाँ हमारे पास इतने अच्छे वर्कर्स हैं और उनके पास प्रत्याशियों की इतनी बड़ी लिस्ट है, तो ये हमारे लिए एक अच्छे संकेत है। तो आम आदमी पार्टी, ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष है उसको कहीं कमजोर कर देगी? देखिए, हम किसी को कमजोर या किसी को ताकतवर करने नहीं आए हैं, न हम किसी के साथ कोई टाई अप करने आए हैं। टाई अप होता है दो समान विचारधारा के लोगों से जी। हमारी विचारधारा हमें लगता है कि हमारी किसी से मैच नहीं करती, क्योंकि हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हमने बताया ना कि हम अरविंद केजरीवाल जी को मुद्दा नहीं बनाना चाहते, हम संजय सिंह जी को मुद्दा नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि मुद्दा यहाँ के आम आदमी बने जी जी, उसकी समस्याएं बने जी, उसका स्कूल, उसके बच्चों का, उसकी बिजली पानी की व्यवस्था, उसकी नौकरी की व्यवस्था, किसानी में उसके सपोर्ट की व्यवस्था, उसके इलाज की व्यवस्था, हम इनको मुद्दा बनाना चाहते हैं और इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, अगर आप भविष्य की बात है, लोग कहेंगे कि आप 2022 के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या रिजल्ट आएगा, तो माफ कीजिएगा, अगर हम नहीं जानते हैं, ये भाजपा भी नहीं जानती है, कांग्रेस भी नहीं जानती है, और रिजल्ट कोई नहीं जानता है कि अभी प्रयास करने की जरूरत है। हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक गांव तक, एक एक बूथ तक, एक एक घर तक हम पहुंचना चाहते हैं और पहुंच भी रहे हैं। हम सर्वे भी बराबर करा रहे हैं लोगों से, और अपने लोगों को लगातार, कोरोना काल में भी हम लोगों ने ऑक्सीमीटर के माध्यम से घर घर जाकर के लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक कराया, और हम कार्य करते रहे। सरकार के खिलाफ भी जो जरूरी मुद्दे आते हैं, जहाँ पर जनहित के मुद्दे आते हैं, उन पर हम ही आवाज उठाते रहे। बाकी विपक्ष हमको दिखाई नहीं दिया सड़कों पर, सब कोरोना से डरे हुए थे। ऐसा नहीं था, कोरोना से हम लोग भी एहतियात और बचाव कर रहे थे, लेकिन हम डर नहीं रहे थे, हम जनता के बीच जा रहे थे। तो आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 में कितनी स्ट्रेंथ पे लड़ना चाहिए, कितने सीट्स पे लड़ना चाहिए, ऐसा कुछ अभी तय हुआ है कि नहीं? तय हो गया है, 403 सीटों पर हम लोग चुनाव सभी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी व्यक्तिगत कोई आपकी इच्छा है कि चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मेरी भी इच्छा है, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लखनऊ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, लखनऊ से पार्टी अगर तय कर देगी तो फिर मैं लखनऊ से चुनाव भी करूँगा। तो लखनऊ में तो एक विधानसभा क्षेत्र छोड़कर बाकी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो आप क्या लगता है कितनी मजबूत टक्कर आप दे पाएंगे सर? मैंने बताया ना कि मैं जिन लोगों के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है, उनके भरोसे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं पिछले 26 वर्षों से लगातार लखनऊ में रह रहा हूँ। मैंने
काम किया, लोगों के बीच में रहा हूँ, मुझे लोग जानते भी हैं। मुझको जानना का मतलब ये नहीं है कि मेरा नाम जानते हैं, मेरी कार्य पद्धति को भी जानते हैं। पिछले 17-18 वर्षों से अमीनाबाद के झंडे वाले पार्क में मैं झंडारोहण करता रहा। जी जी। मेरी जो विचारधारा है, मैंने कभी पार्टी के लाइफ में बात नहीं की, मैं जनता से जुड़े मुद्दों पर हमेशा लोगों से बातचीत करता रहा। और अब तो एक ऐसी पार्टी में आ गया हूँ जिस पर लोगों को भरोसा है, और दिल्ली मॉडल की तरफ लोग एक आम आदमी पार्टी पे सवाल उठता है, आमतौर से लोग ये सवाल उठाते हैं कि जोगेंद्र यादव और कुमार विश्वास और इस तरह के पुराने संघर्ष के साथी आम आदमी पार्टी को समय समय पर छोड़कर चले गए, और उसके पीछे उन लोगों ने कई आरोप लगाए। तो इस तरह के आरोपों को लेकर के आपका क्या कहना है? ये मुद्दे राजनीति के होते हैं जी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी हमको छोड़े तो वो खराब है, रहे तो अच्छा है। नहीं, तो मैं उनके इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ योगेंद्र जी वगैरह के जाने से। जी जी। कभी कभी ऐसे कारण बनते हैं, पार्टी में लीडरशिप तो एक ही होती है। जब बहुत से लोग राय देते हैं तो लीडर ही पर छोड़ा जाता है कि वो लीडर डिसाइड करे कि इसमें क्या निर्णय लेना है। और वो तमाम लोग जो पार्टी लीडरशिप पे भरोसा रखते थे जी, और हमारे पार्टी लीडरशिप भी ऐसी है कि जो कोई डिक्टेटर नहीं है, तो सलाह मशवरा करके ही वो खुद उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी है उसका चुनाव हुआ, अध्यक्ष का, महासचिव का, कार्यकारिणी का हुआ। ऐसा नहीं है, हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। कभी कभी ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जो कहीं से मैच न किए होंगे उन लोगों के, और ये हमेशा हर पार्टी में रहता है। कांग्रेस से पता नहीं कितने लोग हैं, भाजपा से कितने लोग हुए, सपा से उनके सगे भाई निकल गए मुलायम सिंह जी। जी बिल्कुल तो चला करता है राजनीति में। तो थोड़ा सा अपने इलाके के बारे में बताएं। बड़ा मशहूर इलाका जायस से आप हैं, जहां पद्मावत लिखी गई, मलिक मोहम्मद जायसी का इलाका है। तो आप अपने इलाके के बचपन का और आज के बदलावों पर क्या वही कल्चर, वही माहौल अभी जायस में है, या क्या बदलाव देखते हैं और क्या करना चाहते हैं जायस के लिए? जैसा बदलाव हम लोग सोचते थे वैसा बदलाव वहाँ पे नहीं आ पाया। उनके पीछे राजनीतिक कारण ज़्यादा रहे। हालांकि आपने मलिक मोहम्मद जायसी जी का देखा, मुझे इस बात पर गर्व है। मलिक मोहम्मद जायसी जैसा एक महान, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि ये तथ्य भी है कि हिंदी का पहला एपिक काव्य ग्रंथ वो पद्मावत ही है। जी जी। जो देवनागरी में लिखा हुआ है, पहला ग्रंथ ही है। जी जी। ये रामचरितमानस भी उसके बाद ही हुआ है। और हालांकि वो कोई इतिहास नहीं है, फिक्शन है। और फिक्शन भी मात्र फिक्शन नहीं है, ये तसव्वुफ की जो कहानी है उसको उन्होंने तजसीम, पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। इसमें अलाउद्दीन को एक दुनिया की चाहत रखने वाले व्यक्ति के रूप में, पद्मावती को ईश्वर की, मतलब ये वो ऐसा कभी कोई घटना हुई नहीं, कोई इतिहास का इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग होता है सूफियों का, वो कहानी उन्होंने बताया। और ये पढ़ाई जाती थी मदरसों में, पहले पढ़ाई जाती थी। आप उनके परिवार से? मैं उनके गुरु परिवार से हूँ। अच्छा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं उसमें योग्य न सही, लेकिन मेरे परिवार ही के पूर्वज से शाह मुबारक असद साहब, जिनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, उन्हीं के आदेश पर वो अमेठी गए, जो जायस से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर उन्होंने वहीं रह करके ये तमाम रचनाएं जो उनकी हैं उसमें, जिसमें पद्मावत सबसे ज़्यादा स्रोत रखती है, वो स्वयं भी सूफी थे। और वो हमारे परिवार से वो इतना सम्मान देते थे। जायस उनका जन्म स्थान भी था। लेकिन पद्मावत में उन्होंने लिखा है कि जायस नगर धर्म स्थान, जहाँ आए कवकीन बखानू, मतलब कि उन्होंने उसको धर्म स्थान ही अपने गुरु की वजह से, जो हमारे ही परिवार के बुजुर्ग थे, उनके लिए कहा। और देखिए तसव्वुफ में उनकी 2 लाइनें जो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर हमने देखी, पद्मावती भी है, चौपाई है, कुछ 2 लाइनें मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सोच क्या है, नहीं सूफीज़म है क्या। उसमें लिखा है, विधना के मार्ग हैं तेते, विधना के मार्ग हैं तेते, सरग नखत तन रूमो जेते। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है कि ईश्वर तक पहुंचने के उतने रास्ते हैं जितने आकाश में तारे हैं और जितने शरीर पर हुए हैं। बहुत सुंदर। ये है हमारी सोच। तो आप अगर कुछ करने लायक हुए, कभी क्षमता हुई, तो जायस के लिए क्या करना? जायस ही नहीं, कोई एक सपना, शिक्षा। अच्छा, हालांकि हमने हमारे परिवार ने पिताजी के नाम से वहाँ इंटर कॉलेज भी खोला है, वेरी गुड, मदरसे भी चल रहे हैं। पूरे गांव में हमारे परिवार के, हमारे छोटे भाई मौलाना कसीम अर्शद साहब, हर गांव में मदरसे उन्होंने कायम किए हैं, जहाँ पर उनको जो आजकल की जो शिक्षा है वो भी दी जा रही है, शिक्षा भी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ दी जा रही है। हम चाहेंगे कि पूरे क्षेत्र में हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। अपने अपने तौर पर लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कभी भी जायस में को शिक्षित या अमेठी क्षेत्र को शिक्षित बनाने का कभी भी प्रयास नहीं हुआ है। मैं कभी अगर इस योग्य हुआ तो मैं चाहूँगा कि मैं शिक्षा की गंगा वहाँ भी
बहाने का प्रयास करूँ। तो ये नदीम अशरफ जायसी साहब हमारे साथ थे और इनके साथ इनके विचार जानकर एक आम राजनेता के कटु वचनों से दूर हैं। ये बहुत मधुर और सूफी संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति और आम आदमी पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जायसी साहब। और आप लोग सभी इसी तरह से नागरिक ठिकाना के इस मंच से जुड़े रहिए। हमारी वेबसाइट पर आइए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।